दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ होता है। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जरूर चलें। फर्स्ट ऑप्शन है सीधी रेखा, सेकेंड ऑप्शन है वक्र रेखा, थर्ड ऑप्शन है लंबी रेखा और फोर्थ ऑप्शन है तिर्यक रेखा। तो एक समान त्वरित गतियों के लिए बच्चों समय और वेग का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा में बनता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो विद्युत अपघट्य आपको बताना है कि शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य यूज करते हैं। तो शुष्क सेल बच्चों होता है, जैसे आपने रिमोट कंट्रोल में देखा होगा जो सेल होता है, या फिर रेडियो में आपका जो सेल पड़ता है, या घड़ी में सेल जो यूज किया जाता है, तो वो सेल जो होते हैं वो शुष्क सेल होते हैं। और इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, ऑप्शन आपके पास है कॉपर सल्फेट का घोल, जिंक सल्फेट का घोल, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो सही आंसर बच्चों इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट यूज करते हैं शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर है, पीतल मिश्र धातु मिश्रण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, कई बार पूछा जा चुका है। तो पीतल मिश्र धातु किसका मिश्रण होती है, निकिल प्लस जिंक का, क्रोमियम प्लस सीसा का, निकेल प्लस क्रोमियम का, या फिर कॉपर प्लस जस्ते का। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कॉपर प्लस जस्ते का जो है मिश्रण होती है पीतल धातु। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और सोल्डर धातु, सोल्डर मिश्र धातु जो होती है वो किन किन धातुओं का मिश्रण होती है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से हीरा किसका अपरूप होता है। तो हीरा बच्चों किसका अपरूप है, ऑप्शन आपके पास है कार्बन का, जस्ता का, तांबा का या फिर आयरन का। तो सही आंसर बच्चों इसमें है कार्बन का अपरूप होता है हीरा। और हीरा जो होता है वो कार्बन का अपरूप होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे चमकीला पदार्थ होता है। इसके अलावा जो कार्बन के अपरूप होते हैं तो आप ग्रेफाइड फ्लोरीन को भी याद कर सकते हैं, ये भी आपके कार्बन के ही अपरूप होते हैं। और ये क्रिस्टलीय अपरूप हैं। किस प्रकार के हैं, तो क्रिस्टलीय अपरूप माने जाते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शरीर को वायुमंडलीय ताप से बचाने के लिए पहनते हैं, शरीर को हवा से बचाने के लिए पहनते हैं, शौक में पहनते हैं, या फिर अपने रुधिर वाहिनियों को फटने से बचाने के लिए पहनते हैं। तो राइट आंसर बच्चों इसका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, अपने रुधिर वाहिनियों को फटने से बचाने के लिए अंतरिक्ष यात्री विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है थर्मामीटर से, पारा वायुदाब मापी से, मैनोमीटर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा पारा वायुदाब मापी से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापते हैं। तो आप सभी लोग पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, पानी के घनत्व से कम होता है, पानी के घनत्व के बराबर होता है या शून्य होता है। तो जो बर्फ़ का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए वो बर्फ़ के ऊपर तैरती रहती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ पर खाना पकाने में कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ पर हवा का दाब अधिक होता है, हवा का दाब कम होता है, हवा का दाब शून्य होता है, या हवा नहीं होती। तो पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है क्योंकि वहाँ पर हवा का जो दबाव होता है वो कम होता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आप जैसे जैसे ऊपर जो है जाएंगे, जो क्षोभ मंडल होती है अपनी, सबसे ऊपर जब जाएंगे तो उसमें हवा जो होती है वो हल्की गैसें पाई जाती हैं और कम मात्रा में गैसें पाई जाती हैं। और जैसे जैसे आप धरातल पर आते हैं, धरातल के जो नज़दीक क्षेत्र में होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा
जो गैसें होती हैं वो पाई जाती हैं, जैसे वायुमंडल में आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें देखा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, लेकिन ये सबसे निचले भाग में पाई जाती हैं। और ऊपर की बात करें तो ऊपर आपका जैसे हल्की गैसें पाई जाती हैं, हीलियम हो गया या हाइड्रोजन होगा, इस प्रकार की गैसें वहाँ पर पाई जाती हैं। इसलिए वहाँ पर जो हवा का दबाव होता है वो कम होता है, इसीलिए पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल का परिमाण वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के होता है तो क्या होता है, अधिक होता है कि बराबर होता है या कम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बराबर होता है। जो उत्प्लावक बल होता है वो वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो इसका बच्चों राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक सेल का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था। तो रासायनिक सेल का आविष्कार देखो बच्चों, ऑप्शन आपके पास है न्यूटन, कलम्ब, वोल्टा या फिर गैलीलियो। तो सही आंसर बच्चों है वोल्टा ने जो है रासायनिक सेल का आविष्कार किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो ने बच्चे दूरबीन की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है 11 नंबर क्वेश्चन, द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, शून्य होता है या पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। तो राइट आंसर ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, बढ़ता है। द्रव में जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं तो दाब जो होता है वो बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी नहीं है। तो कौन सा विद्युत रोधी नहीं है आप सभी को बताना है, पत्थर, इस्पात, रुई या फिर प्लास्टिक। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका इस्पात। इस्पात में विद्युत का प्रवाह हो सकता है, अर्थात ये विद्युत रोधी नहीं है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पत्थर, रुई, प्लास्टिक ये सब विद्युत के कुचालक होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के इस्त्री में तापन अवयव लपेटा जाता है, तांबा पर, अवरख पर, एवोनॉइड पर या फिर कांच पर। तो सही आंसर है बच्चों सेकेंड ऑप्शन, अवरख पर जो है लपेटा जाता है। इसके बाद देखो 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, विद्युत तापन, विद्युत बल्ब, विद्युत लेपन या फिर विद्युत घंटी। तो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर बच्चों विद्युत घंटी ये आधारित होती है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, शुष्क सेल, संचायक सेल, सौर सेल या फिर डायनमो। तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें सोलर पैनल लगे होते हैं। सौर सेल जो होता है वो कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर, तैरने का नियम है। तो तैरने का क्या नियम होता है, मतलब कोई वस्तु तैरेगी इसका क्या नियम है, वस्तु का भार विस्थापित द्रव का भार बराबर होना चाहिए या फिर वस्तु का भार ज़्यादा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए विस्थापित द्रव के भार से, या फिर वस्तु का भार छोटा होना चाहिए विस्थापित द्रव का भार से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बच्चों है फर्स्ट ऑप्शन, वस्तु तैरेगी कब, जब वस्तु का भार विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा तब वस्तु क्या होगी, तैरेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है बच्चों वो आप सभी को पता है, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन आपके पास है, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या थोड़ा अधिक होता है। तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो आपका कम हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, अर्थात जिसमें ऊष्मा का या विद्युत का चालन हो सकता है, अभ्रक, कांच, तांबा या फिर चीनी मिट्टी। तो आप सभी को पता है अभ्रक, कांच और चीनी ये क्या है, विद्युत के कुचालक होते हैं और तांबा विद्युत का सुचालक होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो धातुओं में विद्युत धारा कण का प्रवाह है। तो कौन सा कण होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह को जारी रखता है, उनमें सहायता करता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होता है विद्युत के धारा के प्रवाह का कण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा, ब्रोमीन, सल्फर या इनमें से कोई नहीं। तो अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो बच्चों है ब्रोमीन। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और पारा ये बच्चों धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में
पाई जाती है। तो पारा क्या है, ये धातु है, और अधातु कौन सी है, तो ब्रोमीन, और दोनों क्या है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन आपको चाहे जिस प्रकार से पूछा जाए आपको आंसर देना चाहिए। सेल विद्युत धारा के हैं, तो सेल जो है विद्युत धारा के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड, स्रोत या फिर इलेक्ट्रोलाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों है सेकंड ऑप्शन, सेल विद्युत धारा के स्रोत होते हैं, सेकंड ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज की थी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत की खोज किसने की है, डेनियल ने, माइकल फैराडे ने, वोल्टा ने, लेक्लांसे ने। सही आंसर है फर्स्ट। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें लिखा है तो फर्स्ट ही मान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, माइकल फैराडे। यहाँ पर सेकंड लिखा है तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज की थी, और इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चुंबक में आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है, और 2023 की परीक्षा में इसी पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। तो चुंबक में आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती कहाँ पर होती है, दोनों ध्रुवों पर, मध्य में, सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर, या फिर सिर्फ दक्षिण ध्रुव पर। सही आंसर बच्चों है दोनों ध्रुवों पर जो है चुंबकीय जो आकर्षण शक्ति होती है वो सर्वाधिक होती है, और मध्य में सबसे कम होती है। मान लेते हैं ये आपका चुंबक है, तो चुंबक के मध्य में जो है जो चुंबकीय आकर्षण शक्ति होती है सबसे कम होती है, और सिरों पर जो है सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे आप सिरों से मध्य की ओर जाते हैं तो जो चुंबकीय आकर्षण शक्ति होती है वो कम होती जाती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो 24 नंबर क्वेश्चन है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 76 सेंटीमीटर पारा दाब के, 76 मीटर पारा दाब के, 7.6 सेंटीमीटर पारा दाब के, या फिर 760 किलोमीटर पारा स्तंभ के। तो सही आंसर बच्चों है इसका फर्स्ट ऑप्शन 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ के बराबर होती है एक वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है। तो कौन सी उपधातु है आपको बताना है, सिलिकॉन, इस्पात, तांबा या फिर पीतल। तो सही आंसर है बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सिलिकॉन। ये क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी होगा, जर्मेनियम हो गया, तो ये सभी क्या है उपधातुएं होती हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो 25 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब, माप या फिर आयतन। सही आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन, और बाकी आप सभी लोग जो है 7:30 बजे की लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ज़रूर लिखिएगा।